डीएमआईटी के आज के आप सबका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं डीएमआईटी गुड में मॉर्निंग सर। फिंगरप्रिंट के बारे में। गुड मॉर्निंग। ठीक है, फिंगरप्रिंट के बारे में हम जानने वाले हैं। ऑलरेडी इसके पहले भी हमने फिंगरप्रिंट का अध्याय पढ़ा है। फिंगरप्रिंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। अब सही मायने में जब इसको एनालिसिस करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम एक्यूरेंट स्टाइल के साथ इसको एनालिसिस किया, आज ब्रेन लोब के साथ पढ़ेंगे। और हर लोब में अगर कोई फिंगरप्रिंट आता है तो क्या गतिविधियां होती है, तो इसके पहले थोड़े बैक पोर्शन में जाते हैं, थोड़ा फिंगरप्रिंट को ही समझ लेते हैं और क्या क्या गतिविधियां हमारा फिंगरप्रिंट हमको बताएगा इसके बारे में हम यहाँ पे सीखते हैं। और साथ में कौन सा फिंगरप्रिंट किस गतिविधियों को बताता है, किस कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, तो ये हमको पता रहना चाहिए। नहीं तो यही चीज काउंसलिंग में काम में आती है, बाकी कोई चीज काउंसलिंग में काम नहीं आएगी। यही चीज काउंसलिंग में काम आती है कि हम किस बारीकियों को देखते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट में किन किन बारीकियों को देखते हैं और किन किन बारीकियों का हम यहाँ पे उसको रिलेट करते हैं। तो चलो मैं आपको पीपीटी शेयर करवा देता हूँ। कहाँ गया डॉक्यूमेंट? तो चलो लूप के बारे में पढ़ते हैं। पहले लूप के बारे में जानते हैं। हमने फिंगरप्रिंट के अलग अलग टाइप के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे कुछ टाइप में आपको डिस्कस करा होगा। तो पहला जो टाइप होता है लूप, लूप में दो टाइप के लूप होते हैं। डेल्टा के अपोजिट वाला जहाँ पे येलो शेड में दिया है वो डेल्टा होता है। वो सेंटर में जो रेड मार्क आपको करके दिखाया है, ठीक है, वो कोर पॉइंट होता है। उसी को हम सेंटर बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ठीक है, तो डीएमआईटी में जो अध्ययन होता है वो कोर टू डेल्टा के बीच में जितनी भी रीजेस आती है, ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है उसको बोलते हैं आप रीजेस। ये जितनी भी लाइन आती है इसका एनालिसिस होता है। बोलते हैं जितने रीजेस है वो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं। यानी जब हम बर्थ हुए थे तब हमारे ब्रेन में न्यूरॉन की क्षमता कैसी थी, तो ये रीजेस वो शो ऑफ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते हो वैसे वैसे न्यूरॉन भी बढ़ते जाते हैं और इनकी विशेषता भी चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम जो अध्ययन पढ़ते हैं, बर्थ बर्थ के टाइम में हमारा कौन सा ब्रेन लोब जो था पावरफुल था, यानी जिसमें ऑलरेडी न्यूरॉन ज्यादा है उसमें और वर्क करोगे तो और ज्यादा न्यूरॉन बढ़ेगा। और न्यूरॉन ज्यादा बढ़ने के कारण वही क्षमताएं हमारे मन में बढ़ेगी। तो हमने लूप के पैटर्न को कैसे जाना है, लूप को कैसे जाना है कि हमने हमारा हाथ इस तरह से स्क्रीन के सामने व्हाइट पोर्शन रहना चाहिए और इस तरह से देखना है। थंब के साइड में जाएगा तो अल्नर और छोटी उंगली के साइड में जाएगा तो रेडियल लूप। ठीक है, थंब के साइड में अगर डेल्टा के अपोजिट वाला फ्लो जाता है तो वो हो जाता है अल्नर, और छोटी उंगली के साइड में जाएगा तो रेडियल। ठीक है, तो ये फिंगर की हमने अल्नर और रेडियल की डेफिनेशन पढ़ी थी। ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, ये आगे में मैं आपको वो रिपीट भी कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लूप के अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। यहाँ पे डेल्टा को मैंने मार्क करके रखा कि आप खुद की उंगली में डेल्टा को कैसे ढूंढोगे और कोर को कैसे ढूंढोगे। दोनों चीजें यहाँ पे मैंने मार्क करके रखी है, जिसमें आपको खुद के फिंगरप्रिंट में दोनों चीजें एनालिसिस करने में आसानी होगी। तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है कभी किसी चीज को एनालिसिस करने की, तो सबसे पहले दो चीजों को ढूंढना सीखो। एक तो होता है डेल्टा और दूसरा होता है कोर पॉइंट। बहुत लोग डीएमआईटी सीख लेते हैं लेकिन इन्हीं दो चीजों के बीच में कंफ्यूजमेंट रहते हैं, ढूंढ ही नहीं पाते। उनको समझ में नहीं आता एग्जैक्ट डेल्टा किसको बोलते हो, एग्जैक्ट कोर पॉइंट किसको बोलते हो, कोर भी कहाँ तक लेना है, सेंटर पॉइंट भी लेना है तो कहाँ तक लेना है, इसके बारे में अनेकों भ्रांतियां आती है। और डेल्टा भी पकड़ना है तो कहाँ से पकड़ना है। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो काउंटिंग होती है वो गलत हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले कोर और डेल्टा को ढूंढना शुरू कीजिए और रीजेस क्या होती है इसके बारे में समझिए। तो रीजेस कोर और डेल्टा के बीच में जो नंबर ऑफ लाइन आती है, जहाँ पे आपको लाइन दिख रही है, ये रियल फिंगरप्रिंट है तो इसमें अलग अलग लाइन आपको दिख रही है, इसी पैटर्न को हम रीजेस बोलते हैं। और अगर इसको हम बड़ा करते हैं, रीजेस में देखो अलग अलग टाइप की लाइन दिखती है। कोई रीजेस होती है ओवल शेप में बन गई है, कोई रीजेस का एंड होके उसके रीजेस से दो रीजेस निकलती है, कई रीजेस बीच में खत्म हो जाती है। तो आपको यहाँ पे आने वाली छोटी मोटी डॉट को भी काउंट करना होता है। शॉर्ट रीजेस जिसको बोला जाता है, छोटा डॉट होगा तो आइसलैंड बोला गया है। बाद में हमने पिकॉक रोल पैटर्न देखा रिवर्स में, तो रिवर्स में पिकॉक रोल पैटर्न की सेम डेफिनेशन जो अल्नरेडियल की होगी वही डेफिनेशन होगी, लेकिन इसका जो फ्लो होता है वो किसके तरफ होता है, अगर अंगूठे की तरफ जाएगा तो वो
अल्नर पिकॉक आई होगा, और अगर थंब की तरफ जाएगा तो वो रेडियल पिकॉक आई होगा। इस तरीके से ये पिकॉक आई के पैटर्न है। पिकॉक रोल पैटर्न सेंटर में जैसे फीदर रहता है ना, उसके जैसे दिखता है। और ये पिकॉक आई में दो पैटर्न होते हैं, कहीं पे एक बीच में डॉट दिखता है, कहीं पे ऐसे स्पिरल बनता है, तो उसको स्पिरल पिकॉक आई बोला गया है। बाद में आर्च फैमिली को भी हमने मिला। सिंपल आर्च जो टेंटेड आर्च में देखा, वहां पे बड़े बड़े टेन को बनते हैं। फिर आर्च विद अल्नर, आर्च विद रेडियल को भी हमने पढ़ा इसी फैमिली में। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? सिंपल आर्च और टेंटेड आर्च में डेल्टा होता ही नहीं, ना डेल्टा होता है ना ही कोर होता है। सिंपल आर्च नॉर्मल से फ्लो जैसा दिखेगा, टेंटेड आर्च टेंड बना हुआ दिखेगा। आर्च विथ अल्नर, आर्च विथ रेडियल में इसमें क्या होता है, डेल्टा और कोर के बीच में जो लाइन आती है वो 5 या 5 से कम होती है। अगर 6 लाइन आती है तो उसको लूप फैमिली में डाल देना, और सेम लूप की डेफिनेशन ध्यान में रखना। थंब के साइड में गया तो ये अल्नर लूप हो जाएगा, आर्च विथ अल्नर, टेंटेड आर्च विथ अल्नर। और रेडियल यानी छोटी उंगली की तरफ जाएगा तो आर्च विथ रेडियल। इस टाइप से आपको डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। बाद में रोल, टारगेट सेंट्रिक रोल के बारे में हमने देखा। टारगेट सेंट्रिक रोल जो होता है, एक बीच में डॉट होता है। जैसे आप डॉट वाला गेम खेलते हो ना, जिसमें अपन टारगेट को हिट करते हैं, तो बीच में सेंटर एक गोल होता है, और उसके इर्द गिर्द में मिनिमम 4 तो भी सर्कल ऐसे हो गए जो एक दूसरे को टच नहीं होते हैं। तो इसी को बोला जाता है टारगेट सेंट्रिक रोल। और इसमें 2 डेल्टा होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है, जो यहाँ पे मैंने येलो से मार्क करके रखा है। तो एक, और बीच में सेंटर को हमने रेड से मार्क किया। तो एक लेफ्ट साइड से काउंट करना रिजेस, और राइट साइड से काउंट करना, जो भी काउंटिंग ज्यादा होती है वही आपका रिजेस काउंट होगा। रिजेस काउंट यानी यहाँ पे जो भी लाइन को हम काउंट करते हैं उसी को हम बोलते हैं रिजेस काउंट। उसी को शॉर्टकट में आरसी वैल्यू बोला जाता है, रिजेस काउंट की वैल्यू। बाद में स्पिरियल रूल, तो सेंटर, इसमें भी सेम 2 डेल्टा है, एक कोर होता है, लेकिन सेंटर में अगर आप देखोगे तो जिलेबी का शेप आपको नजर आएगा। ठीक है, जिलेबी का जो एक शेप नजर आता है, इसलिए इस रोल को स्पिरल रोल बोला गया है। इसमें भी ये स्प्रिंग जैसा दिखता है, 2 डेल्टा, एक सेंटर पॉइंट होता है, एक लेफ्ट से हुआ एक राइट से हुआ। इलोंगेट टारगेट सेंट्रिक, इलोंगेट टारगेट सेंट्रिक की 2 बातें हो सकती है। इसमें जो सर्कल होता है, बीच में जो डॉट होता है, जैसे बाकी इसमें डॉट होता है, इसमें होलो सर्कल होगा, यानी बीच में डॉट नहीं, कभी कभी एक लाइन भी दिख सकती है आपको। तो ये होती है इलोंगेट टारगेट सेंट्रिक। और इसके जो सर्कल होते हैं वो ओवल शेप में होते हैं। इसमें भी एक सेंटर पॉइंट और 2 डेल्टा होगा। बाद में हमने इलोंगेट स्पिरल के बारे में जाना, तो ये कुछ स्पिरल के मॉडल हमने डाले। इस टाइप के स्पिरल आपको बड़े ओवल शेप में फिंगरप्रिंट में आपको दिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम 2 डेल्टा, एक कोर पॉइंट होगा। कोई कोई शॉर्ट में दिखता है, कोई लॉन्ग में दिखता है, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करके देख लेना, लेकिन वो इसी फैमिली में आता है। पिकॉकाई फैमिली, पिकॉकाई में भी देखा हमने, डेल्टा के अपोजिट साइड में जो होता है फ्लो होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इस पैटर्न को पहचानते हैं। इसमें 2 टाइप के आते हैं, अल्नर पिकॉकाई और रेडियल पिकॉकाई। तो सेम डेफिनेशन अपना लूप में जो था वही डेफिनेशन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, डेल्टा के अपोजिट साइड में जो फ्लो जाएगा, ठीक है, थंब के साइड में जाएगा तो अल्नर हो जाएगा, और छोटी उंगली के साइड में जाएगा तो रेडियल हो जाएगा। ठीक है, ये पिकॉकाई के डिफिनेशन यहाँ पे। बाद में हमने डबल लूप फैमिली के बारे में जाना। डबल लूप फैमिली में हमने कंपोजिट को जाना, एम्प्लोडिक को जाना, डबल लूप को जाना। तो एक बड़ा सा यस आपको नजर आता है। तो यहाँ पे 2 लूप होते हैं, जो रेड कलर में मार्क किए होते हैं वो लूप है। एक इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, और 2 डेल्टा होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट साइड का को पकड़ना, राइट साइड के लिए राइट साइड का पकड़ना, और दोनों के बीच की लाइन को काउंट करना होता है, इसलिए इसको डबल लूप बोला जाता है। अब इसमें कंपोजिट और इम्प्लोडिक ऐसे 2 होते हैं। कंपोजिट और इम्प्लोडिक का डेफिनेशन क्या होता है? इम्प्लोडिक यानी 2 कोर के बीच, 2 कोर होते हैं, उसमें 5 या 5 से कम लाइन होता है, वो होता है इम्प्लोडिक। कंपोजिट यानी क्या होता है? दोनों जो छोर होते हैं आपस में मिले हुए होते हैं, या 1 या 2 लाइन का डिफरेंस होगा खाली, इसको बोला जाता है कंपोजिट। जैसे यहाँ पे कुछ पैटर्न रखे हुए हैं, ये सभी कंपोजिट के हैं, कंपोजिट। ठीक है, अब हमने एक्वायरिंग स्टाइल के बारे में जाना कि फिंगरप्रिंट से एक्वायरिंग स्टाइल कैसे जानते हैं। तो
10 उंगलियों में जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग टू आप अपने एक्वायरिंग स्टाइल को चेंज करते हो। ठीक है, तो इसमें 4 टाइप के हमने एक्वायरिंग स्टाइल को देखा। एक थी आर्च पैटर्न, जिसके इसमें आर्च पैटर्न होगा वो रिफ्लेक्टिव नेचर का होगा, यानी लोगों के आउटपुट पे इसका आउटपुट डिपेंडेंट होगा, कॉन्शियस होगा। अगर उंगलियों में आपके आर्च पैटर्न, तो आपका जो एक्वायरिंग स्टाइल क्या होगा, रिफ्लेक्टिव, यानी आप कैसे सीखने वाले लोग हुए, लोगों के आउटपुट को देख के आप खुद के आउटपुट को डिसाइड करने वाले लोग हो जाओगे। लर्निंग की डिफरेंट थिंकिंग। ठीक है, बाद में जिसके इसमें रिवर्स लूप आता है, सॉरी जिसमें लूप आता है, ठीक है, रिवर्स लूप को छोड़ के, यानी अल्नर लूप की बात करते हैं। अल्नर लूप जिसमें आता है वो अफेक्टिव लर्नर होता है, कॉपी करके सीखने वाला होता है। और जितने रोल पैटर्न होते हैं, रोल पैटर्न में आप डबल लूप पैटर्न भी इसमें में आ जाते हैं, डबल लूप पैटर्न आ जाते हैं इसमें। ठीक है, रोल पैटर्न आ जाते हैं, टारगेट सेंट्रिक रोल, स्पिरल रोल, इलोंगेट टारगेट सेंट्रिक, इलोंगेट स्पिरल, एक्सीडेंटल। ठीक है, डबल लूप, कंपोजिट, इम्प्लोडिक, और साथ में पिकोकाई अल्नर, पिकोकाई रेडियल, ये सभी इसमें आते हैं। वो होते हैं कॉन्गिनेटिव, यानी सेल्फ खुद होके सीखने वाले लोग होते हैं। बाद में रिवर्स थिंकर, जिसमें बोलते हैं ना रेडियल लूप होता है, वो रिवर्स थिंकर हो जाते हैं, अपोजिट थॉट वाले हो जाते हैं। तो आपके 10 उंगली में कितने पैटर्न है उसके हिसाब से एक्वायरिंग स्टाइल को डिवाइडेड किया जाता है, क्योंकि सीखने की कला को आपकी डिवाइडेड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके 6 उंगली में सपोज रिवर्स थिंकर के लूप हो गए, रेडियल लूप हो गए, तो आप क्या हो गया, 6 उंगली में होगा तो 6%, 60% बराबर है। 7 उंगली में होगा तो 70% आप रिवर्स थिंकर हो गए। अगर 30% आपका रोल पैटर्न आ गया तो आप क्या होगा, 30% आप खुद होके सीखने वाले हो जाएंगे। लेकिन किन कलाओं को आप खुद होके सीखोगे और किन कलाओं को आप रिवर्स थिंकिंग में देखोगे, ये डिपेंड करता है आपके ब्रेन लोब पे। और जो ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे एक दिखाया जाता है कि कौन से लोब कौन से कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। आपकी कौन सी डोमिनेटिंग क्वालिटी होगी, कौन सी कॉपी वाली क्वालिटी होगी, कौन सी डिफरेंट थिंकिंग की क्वालिटी होगी, ये आपके पैटर्न से आपको पता चलता है। तो जो पैटर्न उस उंगली में आता है, जिस उंगली में आता है, जिस कार्य में आता है, उस कार्य से आपको पता चलता है कि कौन सी एनर्जी आपकी डोमिनेंट होती है। देखो 10 उंगलियां में अगर अलग अलग पावर होती है, लेकिन किसी में रोल पैटर्न आती है तो वो डोमिनेटिंग स्टेज हो जाती है, तो वो आपका स्ट्रेन पावर होता है। लेकिन इसमें भी स्ट्रेन क्या होती है और पोटेंशियल क्या होती है, इसके बारे में और भी डीएमआईटी में बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि ईगल पावरफुल होता है तो रोल पैटर्न आते हैं, यानी ये हमारी स्ट्रेन कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसका भी रेशियो मैं आगे पढ़ाऊंगा फिंगरप्रिंट के हिसाब से, कौन सा स्ट्रेंथ होता है और कौन सा किसका पोटेंशियल लो होता है, आगे में जानेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी बात होती है। अब हमने लास्ट क्लास में ब्रेन लोब और फिंगरप्रिंट के कनेक्शन के बारे में जाना है, यानी कौन सा लोब में कौन सी कनेक्शन आते हैं, तो किस किस गतिविधियों को करते हैं, इसके बारे में जाना। तो हमारे 5 जो उंगलियां होती है, हमारे 5 अलग अलग लोब से कनेक्टेड होती है। अभी यहाँ पे प्री फ्रंटल और फ्रंटल ऑलरेडी साइंस में 4 ही लोब होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डीएमआईटी में जो फ्रंटल लोब के 2 पार्ट किए गए हैं, एक एक्शन को दर्शाएगा, दूसरे थिंकिंग को दर्शाएगा। इसलिए फ्रंटल और प्री फ्रंटल इसके एक पार्ट था। प्री फ्रंटल ये एक्शन को दर्शाता है, एक्शन यानी आपका खुद के साथ कैसा बिहेवियर होता है और लोगों के साथ कैसे बिहेवियर होता है, ये थंब इंडिकेट करता है। इसलिए आपकी पर्सनैलिटी जो देखी जाती है वो थंब से देखी जाती है। लेफ्ट थंब जो होता है, लेफ्ट थंब में जो पैटर्न होता है वो आपकी आउटर पर्सनैलिटी को दर्शाता है, और राइट थंब में जो पैटर्न होता है वो आपकी इनर पर्सनैलिटी को दर्शाता है। तो ये ब्रेन में अलग अलग लोब होते हैं, यानी बोलते हैं ना हमारे घर में जैसे कमरे होते हैं, वैसे हमारे घर में आपके दिमाग में भी कमरे हो गए जो अलग अलग फंक्शन के लिए बने होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी अब लेते हैं कि रोल पैटर्न अगर हमारे पर्सनैलिटी में आ गया तो क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी बोल्ड हो जाएगी। इनर पर्सनैलिटी में आएगा तो बोल्ड हो जाएगी। हमने तो 12 टाइप की पर्सनैलिटी देखी है टोटल, हर एक पर्सनैलिटी का अलग अलग हमने काम दिखाई, यानी रूल के साथ दूसरी पर्सनैलिटी आएगी तो किस टाइप के वो लोग होते हैं। तो ये जो डिसाइडेड होता है ये यहाँ से होती है। तो 12 पर्सनैलिटी जो होती है आपके ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, तो प्री फ्रंटल फ्रंटल होता है जो थिंकिंग होती है, जो यानी आपके विचार बताएंगे किस टाइप के आपके विचार होंगे, थॉट्स को बताएंगे किस टाइप के थॉट को आप कैरी करोगे।
पैरिटल लोब में अगर कोई फिंगरप्रिंट आता है तो आपकी टैकल करने की क्षमता को बताता है। 4 नंबर जो लिखा है, 4 नंबर जहाँ पे टेम्परल साउंड लोब होता है, तो यहाँ पे आप किस टाइप से साउंड को करोगे, साउंड के साथ किस टाइप से रहोगे, खिलवाड़ करोगे, ये यहाँ से निर्भर होता है। और 5 ऑक्सीपिटल यानी विजुअल करने की एबिलिटी। अब देखिए हमने इन सभी पैटर्नों में जो सभी फिंगर में एक एक पैटर्न को हमने डालना सीखा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका रोल पैटर्न अगर आपका प्रीफ्रंटल में आता है तो क्या गतिविधियां दिखेगी, आपका पर्सनालिटी कैसी हो जाएगी। तो आपको एक्वायरिंग स्टाइल में जो रोल पैटर्न के गुणधर्म होते हैं और उस पैटर्न के उस इंडिविजुअल पैटर्न की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसको मिला जुला के बात करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टारगेट सेंट्रिक रोल में आएगा, बराबर है, तो ये अपने गोल ओरिएंटेड एक्शन रखेगा, हमेशा ही अपनी एक्शन गोल ओरिएंटेड रखेगा। तो पहले गोल को डिसाइड करेगा, बाद में ये बंदा एक्शन करेगा। साथ में ये सेल्फ फोकस सीखने वाला होता है, रोल पैटर्न है तो सेल्फ फोकस सीखेगा, सुनेगा सबकी लेकिन करेगा अपने मन की, इस टाइप से उसका एक्शन रहेगा। साथ में ये सक्सेस, अगर इसने कुछ मोटो को पकड़ लिया तो उसके प्रति पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ लगा देगा। वो देखेगा नहीं इसके साथ सही होगा कि गलत होगा, जजमेंटल इसके पास नहीं रहता, उसको खाली अपना टारगेट से प्यार होता है। वो दिखता है कि मैं सक्सेस कैसे होगा, इसी गतिविधि को दिखाएगा और एक्शन में लाएगा उसको, क्योंकि ये इसका एक्शन पार्ट में है। यही पार्ट अगर उसके थिंकिंग पार्ट में चला गया तो फ्रंटल लोब में अगर यही पैटर्न होता है, रोल पैटर्न होता है, तो वो हमेशा ही खुद को आगे लाने की, खुद को सक्सेस देने के लिए और खुद को एक टारगेट में सेट करने के लिए थॉट करता रहेगा, थिंक करता रहेगा, सोचते रहेगा। तीसरा होता है एक्शन ओरिएंटेड। यही अगर पैरिटल लोब में आता है तो ये एक्शन करने को देखेगा, जैसे उसके दिमाग में आ गया वो एक्शन कर लेगा, डायरेक्टली एक्शन कर लेगा, सोचेगा नहीं क्या उसके बारे में, क्योंकि फ्रंटल में नहीं आया ना तो सोचेगा नहीं। वो पैरिटल में नहीं आया ना तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली टैकल, यानी हर चीज को टैकल करने के लिए वो एक्टिविटी को करेगा। देखेगा नहीं सही एक्टिविटी कर रहा है गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन वो एक्टिविटी को करेगा, क्योंकि रोल पैटर्न है, ऊर्जा से भरा हुआ है, किसी का नहीं सुनेगा वो। उस टैकल करने के लिए ये खुद की रणनीति बनाएगा, फिर वो लॉसेस भी दे वो बेनिफिट भी दे, वो नहीं सोचेगा। यही अगर पैटर्न हमारे 4 नंबर के पैटर्न में आ गया, चौथे नंबर के ब्रेन लोब में आ गया, टेम्पोरल में आ गया, ऑक्सीपिटल साउंड में आ गया, तो क्या करेगा ये हमेशा ही लोगों को अपने साउंड से दबाना चाहेगा, आवाज से दबाना चाहेगा। ये लोगों के ऊपर आवाज को बढ़ा चढ़ा के बात करेगा और साउंड की गतिविधियों में इसकी पकड़ होगी। बोलते ना वाक सिद्धि इनके पास हो सकती है, ऐसा भी बोल सकते कि लोग इनकी बातों को मानेंगे। देखो आपके बॉस होते हैं, अगर उसमें ये टेम्पोरल लोब अगर इसके साउंड वाले इसमें होगा ना, वो आपसे रफ लैंग्वेज में डरा के बात करेगा आपको, और आप डर के उसके सामने कितने भी कोई शेर होगा तो वो बिल्कुल बॉस के सामने क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। ये टेम्पोरल की पावर होती है। ऑक्सीपिटल में ये आते हैं तो ये हमेशा ही ऐसे थॉट को विजुअलाइज करेंगे जिस थॉट में वो जीना चाहते हैं, जिस विजन को पाना चाहते हैं। तो अपने पूरी बॉडी की स्ट्रेन को अपने विजन में पाने के लिए लगा देंगे। फॉर एग्जांपल इसमें अगर कोई बंदा होता है जिसको कार खरीदनी होती है, वो हमेशा ऐसी कार को विजुलाइज करेगा जिसको वो चाहता है। तो ये विजुअलाइजेशन स्किल को भी बढ़ाता है, यानी उसका पूरा जो कंसंट्रेशन होगा ना उसके विजुअलाइजेशन की तरफ होते हैं। यानी आप बोल सकते हो जिसके पैटर्न में विजुअलाइजेशन वाला होगा वो अच्छा इमेजिनेशन कर सकता है। अगर रोल पैटर्न आता है तो कोई उसका पूरा फोकस अपने विजुअलाइजेशन पे होगा, और तो इसका ब्रेन जो होता है हायर कॉन्शियसनेस में भी रहता है। ठीक है, अब हमने लर्निंग स्टाइल को, फिंगरप्रिंट को हमारे एबिलिटी में लाने का देखा। जैसे हमने जाना कि हमारी लर्निंग स्टाइल होती है, 3 टाइप की लर्निंग स्टाइल को हमने पढ़ा, विजुअल को पढ़ा, ऑडिटरी को पढ़ा और काइनेस्थेटिक्स को पढ़ा, बराबर है। तो हमने 3 इसमें सीखा कि हम में विजुअल देखने की एबिलिटी ज्यादा होती है, ऑडिटरी सुनने की एबिलिटी होती है, काइनेटिक्स हम जब तक कोई क्रिया हमको कोई करके नहीं बताता है तब तक हम उस चीज को नहीं सीखते। जैसे विजुअल क्या होगा, भाई एक बार वो इमेजेस देख लेगा, यूट्यूब पे चैनल देख लेगा, चीजों को ऑपरेट करना सीख जाएगा। ऑडिटरी वाला
किसी ने दिया इंस्ट्रक्शन, जैसे फोन पे आप बता रहे हो कुछ बना रहे हो, आप किसी चीज को खोल रहे हो या कुछ खाना बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, आपको नहीं आता, आप क्या करोगे? अपनी माँ को फोन करोगे, अपने सहेलियों को, दोस्तों को फोन करोगे, वो बोलेगा भाई मैं ये डिश करने की सोचा, तू बता मैं क्या क्या डालना है, मैं बताऊंगा। तो सुन के क्रिया को करने की एबिलिटी यानी ऑडिटरी थिंकिंग होती है। देख के क्रिया को जानना और उस पर एक्ट करना ये विजुअल होता है। और काइनेस्थेटिक ये जिस बंदे में रहता है, जैसे आप कितना भी उसको दिखाओ, कितना भी बताओ, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो क्या बोलता है, भाई मुझे एक बार करके तो बताओ, एक एग्जांपल तो दे के बता कैसे करना है, एक बार तो करके दिखाओ, उसके बाद वो ट्रस्ट करेगा। तो अब ये जो तीन पैटर्न में अगर कौन से पैटर्न आने से हमें किस गतिविधियों का प्रभाव ज्यादा होता है, ये सुन लीजिए। जैसे विजुअल में अगर रोल पैटर्न ज्यादा हो गए तो आपका ज्यादा ध्यान आपके विजुअल एबिलिटी की तरफ होगा, देख के सुनने की एबिलिटी पे होगा। देख लेना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाली इसमें परसेंटेज देख के बोलते हैं, ठीक है परसेंटेज देख के विजुअल है, भला ही कभी कभी नहीं मैच होता, कभी कभी मैच होता है, लेकिन उसका हायर डोमिनेशन पार्ट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, विजुअल 30 बताएंगा, ऑडिटरी 30 बताएंगा, काइनेमेटिक 40 बता देगा। तो इसमें एक चीज ध्यान में रखना कि कौन सा पैटर्न उस चीज में आ रहा है विजुअल। जैसे आपके जो लास्ट के 3 जो फिंगर होते हैं, आप इंडेक्स और थंब को छोड़ोगे तो उसके बाद वाले 3 जो फिंगर है यहाँ पे जो मार्क करके रखे अलग अलग कलर में, ठीक है। छोटी उंगली विजुअल एबिलिटी देगा, रिंग फिंगर ऑडियो देगा, और जो मिडल फिंगर होती है वो काइनेटिक एबिलिटी को देगा, बराबर है। तो कौन सी एबिलिटी आप में ज्यादा डेवलपमेंट होगी, वो इन फिंगरों के आधार में और इन फिंगरों में होने वाले पैटर्न से आप डायरेक्टली बोल सकते हो। लेकिन चारों पैटर्न के जितने भी पैटर्न के टाइप हमने सीखी, उतनी कैरेक्टरिस्टिक आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे रोल पैटर्न अगर सपोज इसमें आता है तो वो डोमिनेटिंग होता है, तो बाकी इसमें सपोज अगर आपके रिंग फिंगर और मिडल फिंगर में अगर सपोज आपके लूप पैटर्न आ रहा है और आपकी छोटी उंगली में रोल पैटर्न आ रहा है, तो ये डोमिनेटिंग होता है, तो बाकी के पैटर्न को डोमिनेट करेगा। तो सबसे ज्यादा इसमें सीखने की जो कला होगी, जो छोटे पैटर्न, छोटे उंगली में जो पैटर्न होगा उस पर निर्भर करेगा। जैसे इसमें रोल पैटर्न होगा तो ये विजुअली ज्यादा सीखेगा, इसका स्पेशल डोमिनेटिंग पार्ट यानी जो स्पेशल सीखने वाला पार्ट जो होता है इसका विजुअली होता है। बाकी इसमें परसेंटेज बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे, लेकिन वो उनसे नहीं सीखेगा, क्योंकि डोमिनेटिंग वाला उसका लूप, सेल्फ सीखने वाला लूप उसका कहाँ पे ये मायने रखता है। इसलिए फिंगर के कैरेक्टरिस्टिक आपको हमेशा ही ध्यान में रखना। अब जानते हैं पर्सनैलिटी के बारे में। हमने पर्सनैलिटी के बारे में प्राइमरी पर्सनैलिटी, सेकेंडरी पर्सनैलिटी कैसे आइडेंटिफाई करना है इसके बारे में भी जाना, लेकिन हमने पिक्चर के माध्यम से ये स्लाइड इसलिए रखा कि आप पैटर्न समझ के, पैटर्न देख के उसको डायरेक्टली बोल सको कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कौन सी होती है। तो हमने जाना प्राइमरी पर्सनैलिटी यानी जो लोगों को दिखती है, सेकेंडरी पर्सनैलिटी जो आपके खुद के लिए होती है, इनर में आप कैसे हो उसके पैटर्न के आधार पे बनती है, ठीक है। तो ये एक लेफ्ट थंब को बताएगी, एक राइट थंब में जो पैटर्न होगा उस पर बताएगी। लेफ्ट थंब में होगा वो आउटर पर्सनैलिटी होगी, राइट थंब में जो होगा वो इनर पर्सनैलिटी होगी। तो हमने जाना कि आज पैटर्न अगर हमारे थंब में आती है तो हमारी पर्सनैलिटी टाइप क्या हो जाएगा, पीकॉक। लेकिन आज पैटर्न अगर हमारे थंब में आती है, दोनों थंब में आती है, तो हमारी एक्शन भी पीकॉक जैसी हो जाएगी। तो एक्वायरिंग स्टाइल जो होती है, आपको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का थोड़ा आपको पढ़ना है, और आज पैटर्न के जो बिहेवियर सिस्टम का आपको पढ़ के याद रखना है, ठीक है। लूप पैटर्न आता है, लूप में अल्नर और रेडियल लूप आता है तो डव पर्सनालिटी होती है। लेकिन इसमें देखना डव दोनों ही शांत नहीं होते, दोनों ही पीपल ओरिएंटेड नहीं होते, दोनों का आउटपुट लेवल डिफरेंट होता है। अल्नर पीपल ओरिएंटेड भी होता है, रेडियल भी पीपल ओरिएंटेड ही होते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक आर्ग्यूमेंट करेगा, एक इजी गोइंग वाला होता है। कॉपी कैट इजी गोइंग वाला होता है क्योंकि उसका आउटपुट ही लोगों के आउटपुट पे होता है, लोगों के ऑब्जर्वेशन को देख के सीखता है। और रिवर्स थिंकर क्या होगा, लोगों के थॉट के अपोजिट थॉट रखेगा, इसलिए ये पीपल ओरिएंटेड भी होता है, लेकिन इसका जो आउटपुट जो थॉट प्रोसेस चलता है लोगों के अपोजिट चलेगा। एक पूर्व सोचेगा तो ये पश्चिम सोचेगा। इसलिए ये दो लूप में जो पैटर्न आते हैं उनके बिहेवियर टाइप डिफरेंटली बिहेवियर हो गए, तो ये दोनों को मिला के आपको बताना है। जैसे इसकी डो की कैटेगरी और साथ साथ आपको उसके रिफ्लेक्टिंग मेथड, लेकिन ध्यान में रखिए कि उसके फिंगर में कौन सा लूप आ रहा है, रेडियल लूप आ रहा है कि अल्नर लूप आ रहा है, उसी के हिसाब से आपको बोलना है। अगर आप बोलोगे डो बहुत शांत रहता है, ये आपकी बात इजी से मानेगा, झट
उसके माँ बाप बोल देंगे कि बेटा आप जो बोल रहे हो गलत है, बेटा तो मेरी सुनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रिवर्स थिंकिंग का अभी बिहेवियर कैसे होता है, बाप बोलेगा पढ़ाई कर, बोलेंगे मैं नहीं करता जा। मम्मी बोलेंगी बेटा ये काम कर, वो बोलेगा मैं नहीं करता जा। तो इस नेचर का रिवर्स थिंकिंग का होता है। तो इसलिए कभी भी पर्सनालिटी बताते हुए इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना, खाली लूप में ही ध्यान में रखना, बाकी इसमें तो उसकी जैसी की वैसी पर्सनालिटी होती है, ठीक है। बाद में हम तीसरी पर्सनालिटी के बारे में जो बात करते हैं, आउल, सॉरी आउल नहीं, ईगल पर्सनालिटी, जो हाईली डोमिनेट होता है। तो जितने भी रोल पैटर्न आते हैं, डबल लूप को छोड़ के जितने भी रोल पैटर्न होते हैं, तो उनकी जो पर्सनालिटी हो जाती है वो ईगल हो जाती है। अभी रोल पैटर्न में कौन सी पर्सनालिटी आती है? टारगेट सेंट्रिक, स्पिरल, इलोंगेट टारगेट सेंट्रिक, इलोंगेट स्पिरल, साथ में पिकॉकाई अल्नर, पिकॉकाई रेडियल और एक्सीडेंटल। यानी जिसको आप जजमेंटल नहीं कर पाते वो आप सीधा रोल पैटर्न में डाल देते हो, ठीक है। बाद में जिनके उंगलियों में डबल पैटर्न होते हैं, यस फैमिली के पैटर्न बोलते हैं उसको, तो उनकी जो पर्सनालिटी हो जाती है वो आउल पर्सनालिटी हो जाती है। अभी देखो स्ट्रेन के बारे में और पोटेंशियल के बारे में इसका रेशियो समझ लो। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि डोमिनेंट ज्यादा डोमिनेटिंग होती है तो इसकी स्ट्रेन ज्यादा होती है, इसमें पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो ये एक गलत बात होती है। काउंसलिंग में ये चीज कभी भी ध्यान में रखना, पोटेंशियल और जो स्ट्रेंथ होता है ये इनवर्स में रहता है। जिसमें पोटेंशियल ज्यादा होगा उसमें स्ट्रेन कम होगी, और जिसमें स्ट्रेन ज्यादा होगी इसमें पोटेंशियल कम होगा। पोटेंशियल यानी एडेप्टेबिलिटी कैपेसिटी, जिसमें स्ट्रेन ज्यादा है वो एडेप्टेबिलिटी नहीं कर सकते, वो अपने बातों पे अड़ियल रहेगा। एक बार बोल दिया, उसने बोल दिया तो बोलते ना क्या, एक मन है ना, पत्थर पे लकीर वाला काम हो जाएगा, ठीक है। साथ में हम हमारे लाइफ की जो बोलते हैं ना कौन सा हाई डोमिनेटिंग आपका आईक्यू है, ईक्यू है, सीक्यू है, इसको भी जानना है। तो इसमें भी आपके पैटर्न बड़े ही मायने रखते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न को मैं कल के लेक्चर में आपको कवर कराऊंगा कि आईक्यू कैसे, कौन सी इसमें कौन सा लूप आने के बाद कैसा आईक्यू स्टाइल आपका रहेगा। देखो आईक्यू, ईक्यू, एक्यू और सीक्यू, इसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है कि इसमें पैटर्न भी बहुत मायने रखते हैं। पैटर्न हर एक इसमें मायने रखते हैं। तो इसमें जो फिंगरप्रिंट, कौन सा फिंगरप्रिंट आने से, जैसे लॉजिकल इंटेलिजेंस मिलके आईक्यू बनता है, बराबर है। लेकिन लॉजिकल और लिंग्विस्टिक, ये दो चीजों में जो फिंगर में ये आता है, बॉडी के जो फिंगर में ये आता है, तो उसका फिंगर टाइप कौन सा है जिसके कारण उसका आईक्यू जो होता है हाईली डोमिनेट रहेगा, लोअर पोटेंशियल रहेगा, इजी गोइंग नेचर का रहेगा, या रिवर्स फिंगर का इसका आईक्यू रहेगा। ये उस फिंगरप्रिंट के पैटर्न को देख के पता चला। नहीं तो 90% बच्चों का हम बोलते हैं आईक्यू तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता चलता है कि बच्चों का आईक्यू जिस कार्य में होना चाहिए उस कार्य में कभी काम ही नहीं करता। तो मतलब क्या होता है कि हमको फिंगरप्रिंट का जजमेंटल आना चाहिए। आईक्यू कैसे बनता है ये सबको पता है, लॉजिकल प्लस लिंग्विस्टिक मिलके उसका आईक्यू बनता है। आईक्यू को डेवलप करने की गतिविधि अभी पता होती है, लेकिन आईक्यू को अगर डेवलप करना है तो उसके पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। यानी आईक्यू डेवलप करने के लिए उसके उंगली में कौन से टाइप का पैटर्न आता है, उस पैटर्न को हमको स्टडी करना है। ये मैं कल में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। छोटी सी आइडिया में दे रहा हूँ। ईक्यू कैसा बनता है, इमोशनल क्वेश्चन। तो ये बच्चे में इमोशनल जजमेंटल होते, तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से इमोशनल बनता है, ठीक है। इमोशनल क्वेश्चन बनता है। अभी यहाँ पे भी एक गतिविधि है, देखो लोग बोलते हैं इमोशनली बंदा बहुत इमोशनल होता है। जरूरी नहीं कि जिसका ईक्यू ज्यादा है वो बंदा इमोशनली हो, क्योंकि यहाँ पे अगर डोमिनेटिंग पैटर्न आता है, तुम्हारा ईगल पैटर्न आता है, तो ईगल पैटर्न जरा भी इमोशनल नहीं रहता, इतना समझ लो आप। अगर ये कैटेगरी में इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल क्वालिटी में अगर आपका ईगल पैटर्न आता है, तो ईगल पैटर्न जरा भी दया भाव वाला नहीं रहता, रूड रहता है वो। तो इस पैटर्न को समझने की कला आप में आनी चाहिए। तो एग्जैक्ट, तो फिर उसका ईक्यू ज्यादा है, तो ईक्यू किस क्षेत्र में ज्यादा है तो वो पता रहना चाहिए आपको। ये किस टाइप का बंदा होता है, किस टाइप के माइंड गेम को लेके पैदा होने वाला बंदा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। वो किस क्षेत्र में जाएगा ये ईक्यू की टेक्निक निर्धारित करती है, लेकिन ईक्यू की टेक्निक में यहाँ पे कौन सा पैटर्न आएगा वो निर्धारित करेगा।
तो हर एक इसमें जो बना है, जैसे डीएमआरटी के रिपोर्ट में तो परसेंटेज में दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी ये परसेंटेज जो होते हैं ये इसके पूरे ओवरऑल का रहता है, लेकिन ये पैटर्न का जो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, जो इनर होता है, वो उसका साइड इफेक्ट अलग से आता है, ध्यान में रखना। तो काउंसलिंग में ये सभी चीजें ध्यान में रखने वाली चीजें होती है। कभी कभी आप देखो बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग करके देखो, जो यहाँ पे डीएमआरटी पुराने करते थे, उनको इसका बहुत अच्छे से अनुभव होगा कि वो एक बोलते हैं और पेरेंट बोलते कि सर ये मेरे बेटे में नहीं था। अगर आप इन सभी चीजों को समझ के अगर किसी को बात करोगे, क्योंकि हमने बोला है नॉलेज का डेफिनेशन कैसे होता है, प्रैक्टिस मेक बी मैन परफेक्ट, लेकिन हम नॉलेज का वो डेफिनेशन मानते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस अगर गलत आधे अधूरी चीज का करोगे तो वो परफेक्ट आउटपुट कभी नहीं दे सकते, इसलिए हम बोलते हैं परफेक्ट प्रैक्टिस मेक बी मैन परफेक्ट। यानी प्रैक्टिस भी कैसे करनी चाहिए, परफेक्ट करनी चाहिए। तो इसलिए जब भी आप इस चीजों को अच्छे से पढ़ोगे तो आपका आउटपुट रेशियो जो होता है ना, जहाँ पे 30-40 का चलता होगा क्लाइंट के बीच में, वही रेशियो आपका 80-90 का चलेगा। बोल देना आप 10 लोगों को मिलोगे तो 10 लोगों में से आपके अभी सपोज 3 लोग तैयार होते हैं डीएमआरटी टेस्ट के लिए, लेकिन जब आप इन क्वालिटी को पढ़ेंगे ना तो 10 में से मेरे से लिख 100% आउटपुट आता है, लेकिन अपन 100% भी नहीं छोड़ेंगे तो भी 10 में से 80% लोग जो होते हैं इसका रेशियो बढ़ जाएगा। यानी आप 100% मार्क को काउंसलिंग करोगे तो 80% लोग जो होते हैं आपके फेवर से आपकी तरफ से टेस्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि वो आपके नॉलेज को टटोलेंगे। तो इतना जो सटीक नॉलेज पाने के लिए आपको हर चीज को रिलेट करना आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे एनालिसिस जो टॉपिक हमने डाला है, इन्हीं सभी गतिविधियों का एनालिसिस करके डाला है। यहाँ पे मैंने मेरे 1000 से ज्यादा जो मैंने डीएमआरटी टेस्ट किया, तो मेरे 1000 से ज्यादा एक्सपीरियंस को मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश की है। तो जिसको हो सके कि ये जो चीजें होती है आपको भी बड़ी बेनिफिशियल हो। एक्यू जो बनता है ये विपरीत परिस्थिति में डिसीजन लेने की एबिलिटी को दर्शाता है। तो ये बनती है काइनेमेटिक्स इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस से, और सीक्यू बनता है विजुअल इंटेलिजेंस से और म्यूजिकल इंटेलिजेंस से। एक बात ध्यान में रखो, अगर सीक्यू हर एक में ज्यादा आएगा, लेकिन उसका क्रिएटिविटी डिपेंड करता है कि उसमें सही में क्रिएटिविटी है कि नहीं तो आप बोलोगे सीक्यू इसका बहुत अच्छा है, ये बच्चा बड़े क्रिएटिव जॉब में जाएगा, पता चला वही क्रिएटिव जॉब में जाके वो क्रिएटिविटी ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके तथ्यों के बारे में हम आगे में इसकी बारीकियों को पढ़ेंगे, खाली ये आपकी इंफॉर्मेशन के तौर पे मैंने यहाँ पे डाला है, कल का लेक्चर डेफिनेटली करना। अब देखो एनर्जी और पोटेंशियली इनवर्स में होता है, एनर्जी वर्सेस अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो कभी भी ध्यान में रखना स्ट्रेन और ये पोटेंशियल के अपोजिट में होता है। अभी एनर्जी यानी क्या होता है, किसी चीज को एग्जिट यानी एग्जीक्यूशन करने की क्षमता, कोई इसमें कितनी स्ट्रेन को आप यूज कर रहे हो। पोटेंशियल यानी क्या, किसी चीज में सीखने की क्षमता, यानी बोलते हैं ना शिद्दत के साथ सीखने की एबिलिटी, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। इनर पोटेंशियल यानी सीखने की एबिलिटी तुम्हारी इनर में कितनी है, ये यहाँ से बताएगी। और दोनों जो होती है यूनिवर्स में होती है, ध्यान में रखना। ईगल अगर एनर्जी का होता है तो पोटेंशियल में उसका पोटेंशियल डेफिनेटली कम रहेगा, वो ज्यादा अटेम्प्ट नहीं लेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट ट्राई करेगा बस खत्म, तीसरे अटेम्प्ट में छोड़ देगा, उसका पोटेंशियल उसके लिए मानेगा नहीं। वो बोला 2 अटेम्प्ट में मैंने नहीं कर पाया तो तीसरे अटेम्प्ट में मैं डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगा इसको। क्यों? किसकी उसकी एनर्जी पे वो काम कर रहा है, वो अपनी ताकत को मानता है, दिमाग को नहीं मानेगा, वो ताकत को मानेगा, अपनी ऊर्जा को मानेगा, बॉडी की ऊर्जा को मानेगा, स्ट्रेंथ को मानेगा। और पोटेंशियल जिसमें होता है वो कलाम माइंड का होता है, इसका सक्सेस इसको डेफिनेटली मिलता है, लेकिन थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली ये सक्सेस को अचीव करेगा। ईगल के साथ वो वांदा नहीं होता है, ईगल खाली अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे चलता है, ईगल अपने स्ट्रेन पे चलता है। इसके द्वारा कभी कभी ईगल क्वालिटी में इतने अच्छे गुण होने के बाद भी उनके पास सक्सेसफुल रेशियो जो होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि उनका पोटेंशियल लैक होता है, कम होता है। ये भले ही पैदा होते हैं राजा करने के लिए, लेकिन ये ताकत के भरोसे पे राजा बनते हैं। उनको राज्य काल चलाना और लर्निंग यानी सुनने की एबिलिटी इनमें नहीं होती। लोगों को सुन के नहीं लगे, वो बोलेगे कि मेरा ये मेरे पास मिला तो मेरा ये इसने सुनने को ना, क्योंकि मैं यहाँ का किंग हूँ। उसमें एक बोलते हैं ना ईगोस्टिक वाली भावना आ जाएगी। अब देखो क्या होता है, हमने पैटर्न को देखा, ठीक है। अभी एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे पैटर्न को देखा। यहाँ पे आर्च पैटर्न आते हैं, लूप पैटर्न आते हैं और रोल पैटर्न होते हैं। तो यहाँ पे नाम के हिसाब से नाम दिया हुआ है, सिंपल आर्च, टेंटेड आर्च, लूप, रिवर्स लूप
रोल पिकॉक, ये पूरे पैटर्न के नाम यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। और रोल, टारगेट, इलोंगेट, ये तो यहाँ पे अभी इनको हम एनर्जी और पोटेंशियल के दायरे में बांधेंगे, इन पैटर्न को एनर्जी और पोटेंशियल के दायरे में बांधेंगे, ठीक है। तो अब देखना, ठीक है, रोल, टारगेट, इलोंगेट का जो पोटेंशियल होता है ये हाई होता है। कैसा होता है? हाई होता है। एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा हाई होती है, स्टबन स्वभाव के हो गए, बड़े स्टबन नेचर के होते हैं ये लोग। लेकिन इनकी पोटेंशियल लो होती है। ये खाली आउटपुट को देख के बदलना चाहते हैं। और आर्च में क्या होता है, एनर्जी लो होती है लेकिन पोटेंशियल हाई होता है। तो ये पैटर्न के हिसाब से उनकी पोटेंशियल लेवल जो होती है वो कम ज्यादा होती है, पोटेंशियल और एनर्जी लेवल कम ज्यादा होती है। ये फर्क होता है। आर्च में पोटेंशियल हाई होगा, इसलिए आर्च पैटर्न कभी भी कोई भी चीज को जल्दी से एडॉप्ट कर लेता है। रोल पैटर्न जो होता है, रोल पैटर्न में एक डिफिकल्टी क्या होती है, उनमें एनर्जी ज्यादा होती है तो उनको चीजों को एडॉप्ट करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, वो खुद के इथिक्स को नहीं छोड़ पाते, उनका स्वभाव दोष होता है। मेन चीज क्या होता है, ये इनके स्वभाव में आता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसको पढ़ेंगे, जैसे ब्रेन लोब में जैसे हमने पढ़े थे वैसे हम आईक्यू ईक्यू में पढ़ेंगे, वीएसके में हम इन्हीं सभी पैटर्न को डालेंगे और किस तरीके से बिहेवियर लोग करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ